तो सीक्वेंस एंड सीरीज की कहानी समझ ले पहले थोड़ी सी, किस तरीके से जा रहा है चैप्टर का नाम। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, दो टर्म कितने, सीक्वेंस और सीरीज, दोनों अलग अलग चीज है। सीक्वेंस को ही हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, दोनों में थोड़ा मोड़ा फर्क है, लेकिन फिलहाल आप जान लो कि सीक्वेंस ही क्या है, आपका प्रोग्रेशन है। अब सीक्वेंस क्या होता है, कहता है कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जो किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या क्या कर रहा हो, फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हो, तब उसको क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां हम ले लें ऐसा, डेफिनेशन हम नहीं ले रहे हैं तो सीधे हम एग्जांपल से ही समझा रहे हैं। सीक्वेंस को अगर हम समझाएं तो ऐसा कुछ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, एक सीक्वेंस है। सब में कितने का गैप है, एक का गैप है। अगला भी हम लिख सकते हैं ऐसा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कितना बच्चे, n स्क्वायर। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आया ना। अब ये तो खुलेआम दिख रहा है क्या, चलो ठीक है। एक अगला लिख रहे हैं 0 3 8 15 24 एंड सो ऑन। अब ये भी एक सीक्वेंस है, नहीं दिखेगा, ये है एक सीक्वेंस, नहीं दिखेगा। कैसे सर, देखे क्या है हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख तो ये तुम्हें दिखेगा Tn = n स्क्वायर माइनस 1, दिखा क्या, n स्क्वायर माइनस है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी जो दिखता है ना उसको हम स्पेशल सीक्वेंस बोलते हैं, क्या, और जो नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। समझ रहा है, जो दिखता है यानी जो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर जिनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, वैसे को हम स्पेशल सीक्वेंस बोलते हैं। जो हमारे पास है एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, समझ पा रहे, बाकी सब सीक्वेंस है। तो सब सीरीज क्या है, कह रहा है कि इसी चीज में अगर हम एडिशन कर दें या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दें तब ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतलब इसी को ऐसे लिखते हैं 1 + 2 + 3 + so on ऐसा = n। तो ये बन जाता है n + 1 n - 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, 2, ऐसा कुछ अभी बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये आपका क्या है, सीरीज। ये क्या है, ये क्या है आपका सीरीज, समझ पा रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी ले लें तो ऐसा ही लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + so on, कितना बच्चे, n स्क्वायर। यानी अगर कोई नंबर्स हैं उनमें हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, सीरीज कह रहा है। और अगर उसको सिंपल ऐसे रख रहे हैं तो हमारा क्या कह रहा है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन कह रहा है। अब जो हमें पढ़ना है वो है स्पेशल सीक्वेंस यानी स्पेशल प्रोग्रेशन। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो भी हम पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे एपी, जिसको आप बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे जीपी, जिसको आप क्या बोलोगे बच्चे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा आप इसमें पढ़ोगे एचपी, जिसको हम बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और चौथा इसमें आप पढ़ोगे ए, जी और पी, जिसका नाम होगा अर्थज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें आप एपी में आप पढ़ोगे एम, अर्थमेटिक मीन, जीपी में जीएम पढ़ोगे, जीपी में इनफाइनाइट जीपी पढ़ोगे, इसके अपने सब पार्ट्स होंगे। बात समझ में आ रहा है। अब चलो बिना समय गवाए हुए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीधा सीधा बात है कि आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स है, मान लीजिए लेट हमारे पास कुछ नंबर है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। तो कहता है इनके बीच का गैप यानी a2 - a1 बराबर हो जाए कितने के बच्चे, a3 - a2 के बराबर हो जाए a4 माइनस एंड सो ऑन बराबर हो जाए an - an, और ये कोई कांस्टेंट के बराबर है, कितने के बराबर हो जाए बच्चे। तब जो होगा ये जो सीक्वेंस है किसमें कहलाएगा बच्चे, एपी। किसमें कहलाएगा, then above sequence is in AP, is in, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसमें अगर एपी में है तो ये जो बीच वाला जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको एक अलग नाम दे देते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या आ जाता है, an - 1 बोल आया।
अब अगर मान लीजिए किसी एपी का लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो जो टर्म्स होंगे देन टर्म्स ऑफ एपी आर, टर्म्स ऑफ एपी जो आएगा वो आएगा पहला ए, पहला क्या आएगा, अगला क्या आएगा ए प्लस डी, अगला क्या आएगा ए प्लस, और अगला क्या आएगा बोला आया, एंड सो ऑन आगे जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देख, पहला टर्म तो ए है, यानी अगर थोड़ा सा हम इधर दिखाएं तो a1 तुम्हारे पास a है, a2 तुम्हारे पास कितना है बच्चे a प्लस डी, और a3 कितना है। अब इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो हम a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखे तो कोई एतराज है, लिख सकते हैं। उसी तरीके से a प्लस कितना लिख दें 2 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या? इसको हम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या? तो क्या तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है, जिस भी टर्म को निकाल रहे हैं उसमें से हम एक क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ हम पढ़ लेंगे जनरल टर्म। क्या पढ़ लेंगे, यानी जनरल टर्म अगर हम एपी के पढ़ने जाएं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, अगर एन निकाल रहे हैं तो एन माइनस 1 इंटू कितना बच्चे डी, बोला आया। इसी को हम एनएट टर्म के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, एनएट टर्म। इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, हाँ या ना बोल, यानी एल भी इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर ये बात जानते हैं तो आखिरी चीज जो इसमें हम देखते हैं वो देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। क्या देखते हैं, सम ऑफ। अब सम ऑफ एन टर्म्स का सीधे फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, बोला आया। और इसी को अगर अरेंज कर ले तो 2a को a प्लस ए लिख देंगे, a प्लस, तो a प्लस ए जब लिखेंगे तो n माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n माइनस, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, समझ पा रहा है। तो यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को तुम pn यानी l बोल सकते हो, और एक ही अकेले बच जाएगा, यानी यहीं से एसन का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे a प्लस l, a प्लस कितना l, बोल आया। आया बेसिक इतनी चीजें। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताएंगे और उसके बाद सीधे क्वेश्चन। क्लियर है, नोट करेगा फटाफट। हो गया? बता ले। सभी के पास PYQ है? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास नहीं है? नहीं है तो जाके खरीदेगा, और ज्यादा पुराना है तब भी नया जाके खरीद लेगा। 4,500 की आएगी, 2 पब्लिकेशन आप ले सकते हो, या तो दिशा या तो अरिहंत। ठीक है, हमारे तरफ से प्रेफर दिशा है, बाकी अगर आप अरिहंत लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो दोनों में PYQ है, हिंट्स में थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, अरिहंत का हिंट्स थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो आप सभी जाके PYQ ले लें, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन के लिए जिसके घर पे जो बुक है आप वो इस्तेमाल करें, उसके लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं, जो बुक है आपके घर पे उसी का इस्तेमाल करें। मिटाए? अब कुछ जरूरी बात फटाफट देखें, उसके बाद इस पे क्वेश्चन। पहली बात कि अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे a, b, c आर इन AP, ये किसमें है बच्चे, AP में, ABC किसमें है मान लो फिलहाल, तो इसमें आप कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो भी किस में रहेगा, AP में रहेगा। किस में रहेगा? तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं देन A प्लस या माइनस k करें, या B प्लस माइनस k करें, और C प्लस माइनस k करें,
ईबी किस में रहेगा बच्चे, एपी में, विद सेम कॉमन डिफरेंस भी चेंज। फॉर एग्जांपल मान लो 246 एपी में, किसमें 246 एपी में, मान ले ऐड कर दिया 1, क्या ऐड कर दिया 357 भी क्या है एपी में, अभी भी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, हाँ या ना बोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या आप इसको अगर किसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हो, यानी आप ए के लिख दो, बी के लिख दो और सी के लिख दो, तब भी ये किस में रहेगा। और तीसरी बात कि अगर आप इसको डिवाइड भी कर देते हो तब भी ये किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि के कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोला यार, कोई दिक्कत है? चल, इसमें दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए दो एपी है आपके पास, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, ये कोई एपी 1 है, और दूसरा एपी है y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn, ये आपका एपी 2। तो अगर कहता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, तब भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो किस में आएगा, एपी में। यानी ये क्या कहता है कि x1 प्लस माइनस y1 लगा दो, या x2 प्लस माइनस y2 लगा दो, या फिर आप x3 प्लस माइनस y3 लगा दो, ये भी किस में रहेगा आपका, एपी में ही रहेगा। किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चौथी बात, दूसरी हो गई। तीसरी बात कि अगर हमें 3 टर्म्स लेने हो एपी के, 3 टर्म्स ऑफ एपी टेकन एज, पहला लेते हैं ए, अगला लेते हैं ए प्लस बी, और उससे पहले लेते हैं ए माइनस बी। क्या याद रहेगा ये बात? कोई दिक्कत है? 4 टर्म्स अगर हमें लेने हैं एपी के, तो हमारे पास आता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3। 4 टर्म हम इस तरीके से लेते हैं। फिर 5 टर्म आपको पता है कि इसी में क्या कर देंगे 2d माइनस 2d, इसमें क्या कर देंगे प्लस का 5d माइनस का 5d, लेकिन 4 से ज्यादा पूछा नहीं जाता। क्लियर है ये बात? अच्छा, उसके बाद 4 टर्म्स के बाद कुछ और बातें कि अगर हमारे पास इफ Sn इज गिवन, Sn इज, तो हम यहां से जनरल टर्म यानी Tn निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस। अगली बात कि अगर हमारे पास इफ हमें निकालना है nth टर्म फ्रॉम n, nth टर्म फ्रॉम n, अब एंड वेयर लास्ट टर्म इज n, वेयर l इज लास्ट टर्म, l को हमने क्या बोल दिया बच्चे, तब इस केस में जो हमारा Tn आता है यहाँ l लिख देते हैं लास्ट से, एंड से, तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चे l माइनस n माइनस 1 इंटू कितना d। बोला है l माइनस n माइनस 1 इंटू d। अगली बात कि अगर मान लीजिए हमारे पास a1 है, a2 है, a3 एंड सो ऑन, यहाँ हमारे पास an है तो इसके पहले an माइनस 1 रहा होगा, इसके पहले an माइनस 2 रहा होगा, एंड सो ऑन ऐसे रहा होगा, है ना? तो कहता है देन a1 प्लस an बराबर होगा a2 प्लस an माइनस 1 बराबर होगा प्लस a3 प्लस an माइनस 2 बराबर होगा सारे कितने के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अगर ऐसे स्टेटमेंट में लिख दें तो लिख सकते हैं द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, क्या लिख रहे हैं बच्चे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम beginning and end are equal to sum of first and last term, कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा वही अगर शुरू से हम 5वां ले और एंड से भी क्या ले 5वां ले, वो हमेशा बराबर हो। मतलब अगर हमसे बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 45th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए हम 45th टर्म निकालने नहीं जा रहे, वो कितने के बराबर है, पहले और आखिरी। नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, ले समझा रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 so on 24 26 28 30 32 34 36 एपी है। शुरू से तीसरा टर्म 6, एंड से तीसरा टर्म 32, कितना आया 38। क्या 2 और 36 38 के बराबर होता है? शुरू से 1 2 3 4 5वां टर्म, एंड से भी 1 2 3 4 5वां टर्म, 28 10 कितना हो गया 38, और 36 तो कितना हो गया, क्या बात समझ में आई?
यानी शुरू से जितने नंबर वाले टर्म्स को उठा रहे हैं, अगर एंड से भी वही पोजीशन वाले टर्म को उठा लें और उन दोनों का सम निकालने की कोशिश करें तो कितने के बराबर आएगा? पहले और आखिरी टर्म के सम के बराबर ही आएगा। तो इसलिए उस चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? करें बेटा ले हो गया। एक चीज और इसमें देखेंगे, उसके बाद सीधे इसके क्वेश्चंस डील करेंगे। तो अगली जो चीज है, और एपी की जो आखिरी चीज है, इंडिविजुअल एपी की, वैसे तो ये हर जगह इन्वॉल्व होगा, लेकिन इंडिविजुअल एपी की अगर आखिरी चीज दिखती जाए तो वो क्या है? अरिथमेटिक में काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है ना जो इसका इनडायरेक्टली हर चीज में इस्तेमाल होगा। इनडायरेक्टली मतलब इस चैप्टर में इस्तेमाल नहीं होगा, जैसा अभी क्वाड्रेटिफिकेशन किया था हमने, एपी जीपी एचपी था, तो इस तरीके का जो कंसेप्ट का इस्तेमाल होना जिसमें एएम जीएम और एचएम यानी हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन ये आएगा। क्योंकि देखो अगर हमसे कोई पूछता है कि कोई सीक्वेंस जो है एपी में है या नहीं है, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? हम अभी तक क्या कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस निकालना। अब हम बच्चों वाली हरकत नहीं करें, अब हम बड़े हो गए और हम कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, और किस तरीके से सोचेंगे उसको देखेंगे। क्या अगर मान लीजिए अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक नंबर है ए और यहाँ बी और बीच में कोई नंबर हमने ए बैठा दिया, क्या बैठा दिया? कैपिटल ए बैठा दिया। तो अगर ये एपी में है तो कुछ देर तक ये बात तो सभी लोग समझ पाएंगे कि ए माइनस ए और बी माइनस ए आपस में बराबर होगा, है ना? और अगर ये आपस में बराबर होगा तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ट्वाइस ऑफ ए जो है वो ए प्लस बी के बराबर, और ए की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी डबल। यहाँ पे जो ए है ना, इसी को हम अरिथमेटिक मीन के नाम से, किसके नाम से? 3 नंबर। किसके लिए? ये अरिथमेटिक मीन। यानी अब हमें कहीं भी कोई सीक्वेंस दिया रहे और अगर हम उसमें से 3 नंबर को उठा लें, बीच में ही 3 नंबर को उठा लें, और पहले और तीसरे का सम जो है दूसरे के डबल के बराबर हो, तो तीनों नंबर किस में होगा? क्या ये बात समझ पा रहे? अब ये 2 4 6 चेक करने के लिए नहीं होगा, एक किस तरीके से इस्तेमाल होगा समझना। ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा कि अगर ए बी सी अगर एपी में है, किसमें है, तो कहीं अगर ए प्लस सी लिखा रहेगा तो उसको हम हटा के 2 भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यानी 2 वेरिएबल को हम रिड्यूस कर लेंगे किसमें? इसका महत्व ये है, ना कि 2 4 6 में चेक करने के साथ 2 into 4 8 और 6 + 2 8 सर एपी में वो दिख रहा है। यानी अब जब कभी भी हमें कहीं दिखेगा कि कोई बड़ा सा है, कहीं पे दिख रहा है कि a प्लस बी है, अगर बीच में कहीं c बैठा है तो उसको हम ट्वाइस ऑफ c लिख देंगे, x y z में ट्वाइस ऑफ y x प्लस z के बराबर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपके बेसिक बुक में भी दिखेगा, जो बड़े लंबे मेथड से सॉल्व किया होगा। अब उसको आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किस तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 3 ही नंबर हो सकता है कि 3 से, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए एक अलग चीज पढ़ेंगे, और उसके हम एन अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे 2 नंबर के बीच में डाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। और वो है आपके पास इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। 2 हमने नंबर लिया ए और बी, और उसके बीच में हमने कितने अरिथमेटिक मीन डाले? एन डाले। यानी हमारे पास है ए और हमारे पास है, इसके बीच हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या है? n, यानी a1 a2 a3 एंड सो ऑन। हाँ या ना बोल। अब जो बात पूछ रहे हैं आपसे वो बताना मुझे कि यहां इस पूरे सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ए। कोई दिक्कत? लास्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है? लास्ट टर्म आपको दिख रहा है। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है? सोच के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना? n। और कोई? n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है 1 2 3 4 n समथिंग n माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
n प्लस वन n प्लस टू कितना बच्चे? कैसे सर? ये देख, ये कितना लिया तुमने और इसके अलावा कितना है? नहीं आया। टोटल आपने अर्थमेटिक मीन कितना डाला? मान लिया 18 अर्थमेटिक मीन डाले, 18 कितने किसके बीच में? दो नंबर के बीच में। तो दो नंबर भी तो उस सीक्वेंस में शामिल हो गया। वो नंबर हमें कुछ इस तरीके से डालने कि उस दो को मिला के जो पूरा 20 नंबर का बने वो कैसा रहे? 80 में रहे। क्या समझ पा रहा है? यानी दो नंबर दिया और उसके बीच में बोला है कि 10 अर्थमेटिक मीन 10 ऐसे नंबर डालो जिससे रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो? एपी में हो, तो वही तो हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। अरे आया, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं। यानी ये n+2 है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं किसका? l का, तो हमारे पास फॉर्मूला है b = a + n+2 - 1 × d। सोच ले, ये फॉर्मूला यहां से हमने इस्तेमाल किया। Pn = a प्लस कितना होता है बच्चे? n - 1 × d। a तो यही है, नंबर ऑफ टर्म्स n+2 माइनस क्या हो गया? 1 dd है। यहां से ध्यान से देखे तो d की वैल्यू तुम्हें दिखेगी b - a / n+1। सोच ले, b - a / n+1, नहीं क्या है? सुन, इधर आया b - a n+2 - 1 कितना बचा? n+1। इतना बोधू हो गए क्या तुम लोग? ये नहीं दिख रहा सर? आपने वो t उसमें tn वाले फॉर्मूले में tn तो लास्ट टर्म है। हाँ, तो n लिखा, लास्ट टर्म भी तो है, और a तो आपने l लिखा है। हाँ तो एक सेकंड, a तो फर्स्ट टर्म है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीज चल, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है nth टर्म फ्रॉम n ना, वो n - n - 1 × d चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं, ये तो हम तो निकाल रहे हैं d। हम तो ये फॉर्मूला लिखे ना, लास्ट टर्म = लास्ट टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? एक tn है। तुम जो बोल रहे हो, बोल रहे सर l की फॉर्म, l का वो तो फॉर्मूला ही नहीं बताया हमने। l का तो एक ही फॉर्मूला है। l मतलब इधर फर्स्ट टर्म हो गई। l लास्ट a है लास्ट टर्म। a आपने क्यों लिखा l की जगह? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। अरे नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा समझ। जब तुम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हो tn = a + n - 1 × d लिख रहे हैं ना, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो ये अभी भी इस सीक्वेंस में क्या है? और यहाँ tn क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या है? तो b लिख, + n की जगह क्या है? -1 × अब आया, अब यहाँ से सॉल्व होकर d इतना आया। जैसे ही d आया, अब यहाँ से हम कोई भी नंबर निकालने में सक्षम है, हाँ या ना? अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर a1 निकालो, तो हम बोलेंगे a + b, यानी a + b - a / n+1 बोलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, बिल्कुल। n हमारा क्या है? यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है? वहां जो टर्म्स होते हैं a1 a2 a3 a4 an। कितने? n। कितने? यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+2 है। कितना है? देखना, ये तो यही तो हो गया ना, a1 a2 an, ये तो हो गया। इसके अलावा कितने हो गए? तो n+2 हो गया ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वहां टोटल नंबर टर्म्स n था। क्या था? तो फॉर्मूला n - 1 था। क्या था? देखना, इसीलिए तो डिराइव करवाया कि a1 में 1 - 1 लिख रहे हो, a2 में 2 माइनस, a3 में 3 माइनस, a4 में, तो n+2 में n+2 - 1। अरे आया, तो यहां से a1 निकाल सकते हो। अगर तुमसे कोई a2 पूछेगा तो तुम बोलोगे कि सर a + 2 × b - a / n+1, हाँ या ना? बोल। इसी तरीके से कोई भी अर्थमेटिक मीन आपसे k पूछ लेगा तो आप बोलोगे a + b - a / n+1 और इसको k से मल्टीप्लाई कर दो। बोल आया। अगर कोई फिफ्थ अर्थमेटिक मीन पूछता है तो सीधे 5 से मल्टीप्लाई करते, 10 पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से। किसको? d को। d कितना है? b - a / n+1, ये नंबर है। ये d क्या है? नंबर है। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? पक्का? इतनी चीजें हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़नी है। इसको नोट करें, इस पे क्वेश्चन करवा बेटा दे।
चलिए अब बारी है क्वेश्चन की। पहला लिखे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी। एपी है आपके पास 3, 7, 11, 3, 7, 11 एंड सो ऑन 407। कह रहे हैं कि इस अगर ए एपी है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ सिंपल है, मान ले कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। कितने? देख हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेके नहीं जा रहे, तो n टर्म्स है तो ये आखिरी टर्म क्या है? अब सभी को फॉर्मूला अगर याद है तो Tn इक्वल टू कितना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बच्चे? यहाँ ध्यान से देख तो Tn हमारे पास कितना है और a कितना दिख रहा है? n माइनस 1 नहीं पता, और d कितना दिख रहा है आपको? अरे आया, क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो यहाँ से 407 में ये हो जाएगा 404 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 4, और यहाँ आ जाएगा आपके पास n माइनस 1। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। क्या n की वैल्यू आपको 102 दिख रही है? आप बोले भैया n की वैल्यू कितनी दिख रही है? 102। क्लियर है? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ठीक। अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन एपी, अगर ज्यादा तेज पढ़ाएंगे तो याद दिला देना कि सर तेज हो रहा है। इन ए सर्टेन एपी 5 times fifth term, 5 times fifth term is equal to, हाँ हाँ तो इधर लाके 404 कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट हो गया। अरे ना हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 8 times the f term, then वैसे प्रूव दैट दे दिया, लेकिन प्रूव दैट होता नहीं है। देन प्रूव दैट इट्स 13 टर्म इज 0, इट्स 13 टर्म इज 0। हमें प्रूव करना है कि इसका 13 टर्म क्या है बच्चे? 0। अब समझेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें। क्या है? 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, यानी 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 4d। क्या ये बात सभी को समझ में आ रहा है? इज 8 टाइम्स ऑफ द 8 टर्म, यानी a प्लस 7d आया। जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 5a और 8a। लिख देते हैं हम पहले, 5a प्लस का 20b इज इक्वल टू 8a प्लस का 56b। अगर एक साइड लेके गए तो 8a माइनस 5 पे कितना आ जाएगा बच्चे? 3a, हाँ या ना? और इधर जाके 20d प्लस का कितना आ जाएगा? 36d। कोई दिक्कत है क्या? इक्वल टू कितना? 0। अगर यहाँ ध्यान से देख 3 कॉमन कर लिया, a प्लस 12b इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 0। और ये और कुछ नहीं है, 13 टर्म है, हाँ या ना बोल? तो 13 टर्म क्या शो हो रहा है आपके पास? 0 शो हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देख ऐसा इक्वेशन दिया है, एक और समझ, एक और तरीका बता रहे हैं। ऐसा इक्वेशन दिया है और इसी दोनों के बीच में रिलेशन है, तो यहां से 13 टर्म तो हम नहीं निकाल पाए। 13 टर्म, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तभी सॉल्व हो पाएगा। यहां एक ही इक्वेशन बन के आ रहा है, कितना? तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां एक ही क्वेश्चन हो, मतलब एक ही इक्वेशन हो और वेरिएबल कितना हो, 2 चीजें हो सकती है। या तो ऑप्शन में बोल दे कि ये किसी न किसी के बराबर है, किसी टर्म के बराबर, जैसे बोल दे कि ये जो बता दो ये 13 टर्म के बराबर है, यहाँ बोला 13 टर्म 0 के बराबर है, ये शो करो। या बोल दे कि ये 13 टर्म के 3 गुना है, प्रूफ करो। क्या भैया? बोल देगा कि ये जो रिलेशन है इसी से आप प्रूफ करो कि जो टर्म आ रहा है वो थ्राइस ऑफ कितने हैं? 13 टर्म है, जो बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, या फिर 0 होगा, या फिर एक और ऑप्शन रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी, हाँ ये ऑप्शन रूल में आएगा कि जब आपके पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है और जब उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और वही गलत ऑप्शन सही ऑप्शन है। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयरली, पहले होता था, अब तो मुश्किल है ऐसा आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज 25, 22 3/4, 20 1/2, 80 1/4 and so on, which is numerically the smallest, numerically the smallest. अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात, इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से समझा जा सकता है। पहले तो बात समझ, कह रहे हैं न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, हमें वो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वो पॉजिटिव या नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब पहली बात तो ये है, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि which term is the first negative term, which term is the first। चल छोड़ दे थोड़ी देर बात के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, सारे तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करिए सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन में कि आप टीएन निकाल के बैठा। क्या करके बैठ जा? टीएन निकाल। टीएन निकाल के अगर बैठेगा तो तुम्हारे पास ए कितना आ रहा है बच्चे? पूछ रहा है कि एक नहीं, ये पूछ रहा है कि जो जितने टर्म्स है ना, जैसे ये सारे टर्म है ना, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? चाहे पॉजिटिव रहे चाहे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब जीरो के करीब सबसे कौन है? सबसे छोटा का मतलब पहलू समझ रहा है? तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में समाहित है। सबसे छोटा का मतलब जीरो के करीब सबसे ज्यादा कौन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे, यानी जीरो के आसपास तो जाना पड़ेगा। जीरो के आसपास तो, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे, क्योंकि छोटा तो वही होना है। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट कौन होता है? जो जीरो के करीब होता है, यानी जीरो के आसपास तो जाना है। कैसे जाएंगे? हम मान लेते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n। n नहीं पता, चल ठीक है, n नहीं पता तो Tn n को टर्म में ही रखते हैं। a आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कोई बताएगा कितना? 22 चौका कितना आ जाए? 20 चौका 80, 4 गुना 88, 91/4 माइनस का 25। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 चौका 100 माइनस 9/4। सही है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माइनस 9/4, यानी यहां रखेंगे माइनस 9/4। बोल आया? यानी जो तुम्हारे पास Tn आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो कितना आ रहा है Tn। अगर एलसीएम लिया तो ये आ गया 100। कितना आ गया? ये आ गया 100/4। रुक जा, 100/4 लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं इसको। और माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 4। एक और अलग अलग कर ले, ठीक है, हम भी यही सोच रहे हैं, चल अलग अलग कर ले, ठीक है। ये आपके पास Tn इक्वल टू आ जाएगा 25 और साथ में प्लस रख देते हैं 9/4 और माइनस का 9n/4 लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अगर d नेगेटिव में है तो मतलब आगे जाकर जीरो होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डी नेगेटिव ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डी कैसा होगा? तभी तो वो घटेगा पगले, तभी तो वो छोटा होगा, नहीं तो वो बड़ा नहीं होगा। तब सबसे छोटा टर्म तो यही हो जाएगा 25। अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि अगर डी नेगेटिव नहीं होगा तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है, क्योंकि बाकी टर्म तो इससे समझ पा रहा है। ये 3 क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी में, इसी को पूछेगा विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म इज द, थोड़ा हम अलग कर दिए क्योंकि वो तो सभी को आता है कि Tn लेस देन 0 लगा दे, इक्वेशन सॉल्व कर ले आ जाएगा। 10th में किया था, 11th में भी छोड़ दे, 10th में किया था। आया ना वो? तो यहां से ए सही लिखा गया, यानी ए आ जाएगा 25 चौका 100, 109 डिवाइड बाई 4 माइनस 9n डिवाइड बाई 4। ए आ गया Tn। बोल आया? अब अगर इसको नेगेटिव होना है तो 0 से छोटा होगा, 0 से कोई दिक्कत है? यानी हम इसी क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझा रहे हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर हमें निकालना है, फर्स्ट क्या निकालना है बच्चे? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहां निकालेंगे तो ये 109 माइनस 9n जो है वो लेस देन 0 होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया। 4 हटा लिए, हाँ या ना? यानी यहां से हम बोलेंगे कि 109 लेस देन 9n है तो n की वैल्यू जो है वो 109 डिवाइड बाई 9 से बड़ी है, हाँ या ना? बोल। अब 12 नंबर टोटल सा ऐसा कुछ दिखेगा, हाँ या ना? बोल।
हाँ भैया हमें टेबल याद आता है, तुम्हें टेबल नहीं याद आता, हम क्या करें। 12 सही यानी 108 10819, ठीक है। यानी सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो T13 होगा। हाँ इससे बड़ा 12 1/9 से बड़ा n जो है इससे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 12 1/9 यानी 12 1/9। तो n तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना पहले। 12 के बाद कौन सा आता है? नहीं आया। ये कंडीशन समझ में आया? जब इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू 12 1/9 से बड़ी आ रही है, यानी 12 पॉइंट समथिंग। 12 तो नहीं है, 12 से बड़ा है। तो 12 के बाद कौन सा टर्म आता है? 11वां टर्म, 12वां टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म आता है? 13वां यानी 13 टर्म। कौन सा? तो क्या सर 12 नहीं ले सकते? नहीं, 12 नेगेटिव नहीं होगा, चेक कर ले। 12 नेगेटिव लेकिन 13 नेगेटिव होगा, चेक कर ले। n टोटल नंबर्स अब टर्म्स है, हम वो हाँ बिल्कुल n टोटल नंबर, हम n बोल रहे हैं कि n जो है इससे बड़ा है। n अभी हम थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्यों निकालेंगे? हमें पता है क्या कि n लास्ट टर्म क्या है? नहीं पता। हम तो निकालने की पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है। इसके बाद और भी टर्म आएंगे ना, T14 भी आएगा, T15 भी आएगा, T16 भी आएगा, वो सब अब किस में आएंगे? लेकिन पहला नेगेटिव कौन सा आएगा? नहीं समझ में आ रहा? अभी देख, ये T13 सबसे पहला नेगेटिव टर्म आएगा। कैसे? यहाँ पुट कर। T13 कहाँ पुट करेगा? यहाँ पे 109/4 माइनस 13 पुट कर। 9 × 13 डिवाइडेड बाई कितना? 4। सभी को पता है कितना होता है? 117। कितना? 117। ठीक है। अब बता 109 माइनस 117 कितना? 8। कितना? -2। देख ले भैया, आया नेगेटिव। ये पहला नेगेटिव कौन सा आया? T13 आया। क्या आया? अब तुम बोलोगे कि सर नहीं, T12 भी चेक करके दिखा। देख T12 निकाल। 109/4 माइनस 9 × 12 डिवाइडेड बाई 9 निकाला। सॉरी डिवाइडेड बाई कितना बचे? 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 9 ये टोटल सॉल्व अभी बताया। 12 9 कितना? ये सॉल्व करोगे कितना आया? 1/, आया। पॉजिटिव है नेगेटिव है? अच्छा, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो -2 से बड़ा आएगा। -2 से। अब मुझे इस सवाल का जवाब दे जो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी न्यूमेरिकली वैल्यू कौन सी? कौन सा टर्म होगा जो सबसे छोटा होगा? कौन सा न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? T12 is the smallest न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 2 है। और 1/4 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 0.25। कौन छोटा है? अब तुम बोलोगे सर इससे पहले वाला निकाल के देखो। इससे पहले वाला डेफिनेटली इससे बड़ा रहा होगा। 1/4 से थोड़ा और पहले, क्योंकि ये घट रहा है ना। 1/4 से यानी 0.25 से थोड़ा सा और, वो तो बड़ा रहा होगा। हाँ, ये इतना रहा है और ये -2 हो गया, तो ये सबसे छोटा है। अरे ये अलग देखो, ये सब तो आता है यार, ये सब आता है, ये नहीं आता। अभी भी नहीं आया, सबकी दृष्टि से देख रही है। बोल कहां से नहीं आया? ए वाला नहीं आ रहा है। अच्छा चल, इतना बात तो पता है कि अगर इसी क्वेश्चन को बदल के लिख दें कि विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस क्वेश्चन में लिख दें विच इज द फर्स्ट, तो तुम बोलोगे कि सर Tn को लेस देन 0 कर दे। नेगेटिव का मतलब Tn लेस देन 0। Tn सॉल्व हो गया, इतना आया, लेस देन 0 किया। इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि Tn यानी जो 9n है वो बड़ा है किससे? 109 से। इसको सॉल्व करके, हाँ या ना? तो n की वैल्यू 12 1/9 से बड़ी आई। 12 1/9 से क्या आई? बड़ी। बराबर नहीं, बड़ी। तो 12 1/9 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं बच्चे। 12 1/9 कोई टर्म है क्या? या तो 12 हो सकता है या 12 से बड़ा, यानी 13। तो हमें पता चल गया कि 13 नेगेटिव टर्म है, क्योंकि 12 तो पॉजिटिव टर्म। समझ में आया? T13 हमारा नेगेटिव टर्म है, लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा सबसे छोटा हो सकता है। तो हम तो बोले -2 है, ये भी 0 के करीब है। थोड़ा T12 निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि T11 तो डेफिनेटली बड़ा रहा होगा। जब T12 निकाला तो 1/4 मिला। क्या मिला? तो दोनों में न्यूमेरिकली वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू है?
तो इसीलिए सबसे छोटी ये है, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये है। अब आया कोई दिक्कत है पेन नोट करेगा। कि आप जो बोल रहे हैं कि सर n को आप ग्रेटर क्यों नहीं रख रहे हैं, समझना, अगर n आप यहाँ ग्रेटर रखते हो तो यहाँ 9n लेस देन 109 आएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 12/9 से छोटी आएगी। इससे आपको बस इतना पता चला कि इतने टर्म ही पॉजिटिव है, यानी टोटल पॉजिटिव टर्म कितने हैं आपके पास, 12। कितने, बाकी तो नेगेटिव आ जा रहा है, ये आपको पता है ना। 13 आपके पास क्या है, नेगेटिव है, यानी आपके पास पॉजिटिव टर्म कितने हैं, 12 है। बात समझ में, 12 पॉजिटिव टर्म है। क्या छोटा और बड़ा पता चला क्या, नहीं। हाँ ये बात बोल सकते हो, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि सर हम ऐसे क्यों नहीं अप्रोच कर रहे, कर ले थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ से पता कर लिए ना कि ये सारे पॉजिटिव टर्म है, तो आप यहाँ से निकाले तो ये 1/4 आया, क्या आया, तो आप बोलोगे कि सर सबसे छोटा यही है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव है, क्या है, हो सकता है कि नेगेटिव -1/6 आ जाए, जो यहाँ -2 आया है, हो सकता है वो -1/, अब छोटा कौन सा, तो नेगेटिव में तो जाना पड़ेगा हमें, दोनों जीरो के अगल बगल दोनों में। हाँ आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप T12 निकाल लिया, आपको पता है पॉजिटिव है, आप T30 निकाल लो, आप वही अप्रोच करो, कोई दिक्कत वाली बात। आप T12 निकाल लिए, आपको 1/4 आया, लेकिन T13 भी निकाल के देख ले, क्योंकि वो भी जीरो के आसपास ही रहा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जो जनरल अप्रोच है वो हम यही देख लेते हैं कि जीरो से छोटा वाले को देख लो, हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चेक कर लेंगे और उसमें जो सबसे छोटी होगी उसको हम बोल देंगे कि स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल है, आया ना बोल, कोई दिक्कत है, पक्का नोट कर। भाई इसमें और कोई डाउट है क्या, नहीं। ये लिख लिया क्या, खत्म कर लिया ना सीक्वेंस से भी जाकर, ज्यादा नहीं होगा ना, लगा लेते 1-2 बजे तक। किसकी क्लास है इसके बाद, वो पढ़ने खुद ही पड़ेगा, क्या पढ़ना खींचते हैं, तब तक खींच सकते हैं। थोड़ा क्लास भी कैंसिल किया तो हम सुबह ही बोल दिए थे कि अगर हो सके तो मेरा ही लगा लो, तो केमिस्ट्री किसी और दिन पढ़ेगा, केमिस्ट्री तो ज़्यादा लगती है वैसे। क्या यह करना है, केमिस्ट्री करना है, बोल भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम वो सुबह इन्फॉर्म कर दिए थे कि हम ज़्यादा ले सकते हैं क्लास, ठीक है, हम मछली खाए कल रात में, एनर्जी है अपने एपी और जीपी खत्म कर लेते हैं पूरा, ठीक है, और एक क्लास में एचपी और एजीपी खत्म कर लेंगे, और पीवाईक्यू करके इसी वीक में सीक्वेंशियल सीरीज निपटा लिया जाएगा। अगले वीक में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट निपटा लिया जाएगा, और उसके अगले वीक में पीएनसी और बाइनोमियल खत्म, ठीक है, अलजेब्रा खत्म। थोड़ा रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, देख इतनी जल्दी होता नहीं है, बस कराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लेट है। बेटा ले हो गया, चलो देखिए सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ना आपको, ये सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन का क्या इस्तेमाल होगा, कंसेप्ट। इसीलिए हम वो सारे कंसेप्ट अभी आपको बता जा रहे हैं इजी क्वेश्चन से, जिसका हम वहां डायरेक्ट इस्तेमाल करें, समझ पा रहे हो। n की वैल्यू मतलब अगर n मान ले इंटीजर आ जाता, मान ले 108/9 आ जाता, क्या आ जाता, तो n 12 से बड़ा होता, क्या होता, तब भी हम 12 नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि ये जो n है ना, ये जो इससे बड़ा वाला टर्म जो रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा। n नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 12 1/9 है, यानी 12 1 यानी 12 पॉइंट समथिंग। अब नंबर ऑफ टर्म्स या तो 12 हो सकता है, या तो कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई भी आप नंबर लोगे ना, वो कैसा आएगा, उसका मतलब होगा कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। 12 1/9 के बाद जो टर्म आया होगा ना, वो कौन सा टर्म रहा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहा। उसके बाद वो सारे टर्म्स क्या रहे होंगे, नेगेटिव रहेंगे, T13 T14 T15 जहां तक जाना चलेगा। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या रहा, कंसीडर 2AP पहला है S1
जिसके अंदर है 2, 7, 12 एंड लास्ट टर्म है इसका 500 टर्म्स, सॉरी 500 टर्म्स है, ये लास्ट टर्म नहीं है, 500 टर्म्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 500, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस दिया है आपके पास 1, 8, 15 एंड सो ऑन 300 टर्म्स, 300 टर्म्स। इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ common terms, number of common terms, also find last common term, also find last common term, ठीक है, also find last common term। अब समझ इसमें क्या है, हमारे पास दो दिया है सीक्वेंस और हमसे पूछ क्या रहा है कि ये दोनों सीक्वेंस में जो कॉमन टर्म्स है, यानी ऐसे टर्म जो इस वाले में भी मौजूद हो और इस वाले में भी, वो आप निकाल के बताएं कि कितने हैं। और दूसरी बात कि उस कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बन रहा है उसका आखिरी टर्म क्या है। समझ पा रहे, क्लियर है? हाँ, क्लियर है, इतनी बात समझे। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं ना, 10th क्लास अगर आपको याद हो, 10th क्लास तो एक क्वेश्चन होता था, इफ S100 समथिंग दिया रहता था और उसके बाद S1000 दिया रहता था, याद आ रहा है कुछ, S1000 S100 कुछ याद आ रहा है, और उसका कॉमन डिफरेंस पूछता था जो कि सेम ही आता था, उसमें कोई फर्क, चल ठीक है, वो अब भूल गए होंगे, हमें पता है, सब छोड़ा है हम वो गलियां, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें हमें वो टर्म निकालने हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, थोड़ा ध्यान से देख तो क्या हो सकता है कॉमन टर्म, 2, 7, 12, मान लिया कि nth टर्म जो है इसका इक्वल है, nth टर्म जो है इसका पहला फर्स्ट इक्वल टर्म जो है वो nth टर्म है, फर्स्ट इक्वल टर्म क्या है, तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म बराबर होना चाहिए, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन हम इस तरीके के क्वेश्चन में उसमें हम जाना नहीं चाहते, अगर हम थोड़ा सा मैनुअली लेके चले तो थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समय अगर ना जाए तो 2 है, 7 है, 5 का गैप है तो 12 रहा होगा, अगला 5 का गैप है तो 17 रहा होगा, अगला 5 का गैप है तो 22 रहा होगा, अगला 5 का गैप है तो 27 रहा होगा, एंड सो ऑन, है ना। और इसका अगर देखें तो 1 है, 8 है, गैप 7 का है तो अगला 15 रहा होगा, और अगला हम नहीं जाते उसमें, आप उस तरीके से निकाल लेना, आएगा ये 2, 7, 12 है, नहीं ये तो एपी है, दे रखा है, अरे ये अभी दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका नहीं दिख रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है तो इसके कुछ और टर्म्स लिख लेना, हम तो यही बोल रहे हैं, इसमें 3 ही टर्म दिया है ना, 5 टर्म लिख ले, कितने, और इसका भी 10 टर्म लिख, उसमें से कोई ना कोई ये कॉमन दिख जाएगा तुम्हें, क्योंकि गैप छोटा है, एक 5 का और एक 5 रहता, एक 20 रहता तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, उस तरीके के क्वेश्चन में हम फॉर्मूले लगा लेते। यहां हमें मिल गया कि पहला कॉमन टर्म 22 है, पहला कॉमन टर्म, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉमन टर्म जो हमारे पास है वो 22 है, क्या है, लेकिन अगला कौन सा होगा, अब क्या हम मैनुअली लिखने वाले हैं, अब तो काफी आगे जाना पड़ेगा, तो याद रख, मैं अब उस तरीके से नहीं, अब जो सिखा रहे ये तो एक ही टर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा बेसिकली जो इसका कॉमन टर्म का जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा जो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम क्या है, बस ये बात याद रखनी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे जानेंगे कि जब दो एपी से मिलके बना हुआ टर्म से एपी बनता है तब उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस और दूसरे एपी के कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि कॉमन टर्म निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो कॉमन टर्म तो वही होगा ना जो पहले वाले के मल्टीपल में भी हो, और क्या ये बात समझ पा रहे, यानी समझना हम लिख रहे हैं यहाँ नोट करके, एक कंसेप्ट है कि कॉमन डिफरेंस of AP formed
बाई कॉमन टर्म्स ऑफ 2AP, कॉमन टर्म्स ऑफ 2AP is LCM of their common difference, LCM of their common difference। यानी इस क्वेश्चन में देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना बच्चे 5 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना बच्चे 7। तो यहां जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? अरे बोल आया कितना आएगा? 5 और 7 का एलसीएम कितना होना है? 35। कितना? तो इसका डी जो आएगा वो कितना आएगा? तो समझना एपी क्या बनेगा? पहला टर्म क्या था, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 92। ठीक है, एंड सो ऑन। ए हमारा एपी निकल, क्या निकल गया? एक इसका एपी निकला, ऐसे टर्म का जो दोनों में उपलब्ध है, जो दोनों में। बोल इतनी बात है। अब ये तो हमारा फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अब हमें नंबर निकालना है, मान लिए n कितना, तो लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। इसका लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। सब मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, तो क्या n निकाल सकते हैं? कैसे? हाँ, तो tn कहाँ है? ठीक है, सोचते रह सोचते रह सोचते रह, थोड़ा सोच। हाँ, टीएन जो बोल रहा है थोड़ा लिख के देखना है। टीएन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना बच्चे। तुम्हारे पास d पता है, a पता है, n नहीं पता और tn नहीं पता। अरे लास्ट टर्म कहाँ है इसका? इसका लास्ट टर्म बता, कहाँ है लास्ट टर्म? लास्ट टर्म उन दोनों एपी के, हाँ, जो छोटा आखिरी में जो छोटा टर्म होगा उससे तो छोटी होगी। ओके ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाँ, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट है, कैसे निकालेंगे? बता बता जल्दी बता। क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता ही है, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता है, 500 और 300। अच्छा, दोनों के a पता है 2 और 1, और दोनों के b पता है 5 और 7। चल कोशिश कर ले, इतना लिख ले और कोशिश कर ले। और थोड़ा सा जो जंग लगा है वो तो समझ में आए कि क्या है। जो कह रहा है अगर उसको इंप्लीमेंट करेगा तो कुछ ना कुछ सही निकल के आएगा, लेकिन तू कह रहा है करके देख। इतना नोट करेंगे फटाफट, फट जल्दी बताए। बहुत छोटी सी बात है जो क्लिक नहीं हो रही है बहुत लोगों के दिमाग में। बस हम चेक कर रहे थे कि कहाँ पहुंच रहे हैं आप यहाँ पहुंच के फंस जा रहे हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है रास्ता। n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 60.2। बहुत बढ़िया, n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 60.2 से, यानी 60 होंगे। कितने होंगे? ये देख फंसा कैसे, देख tn तुम निकालने में उलझ गए। tn तो निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता tn। इसका लास्ट टर्म क्या है? अरे इसका लास्ट टर्म नहीं निकाल सकता क्या इस एपी का? अरे n के टर्म में तो निकाल सकता है। चल बाकी लोग कर, बाकी लोग कर। ठीक है, तुम्हारा ठीक है। आंसर बताओ फाइनल। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 60 है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? फॉर्मूला लगा ले आपको, रास्ता दिखा। अरे यही जाना, उलझना नहीं है। देख टीएन हमारे पास नहीं पता ना, टीएन नहीं पता, टीएन पता है या नहीं पता? अभी ये मेरे साथ हाँ, एन टर्म, एन के टर्म में पता है टीएन। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा चीजें जो है ना वो गैदर नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम यही है।
क्योंकि गैदर नहीं कर पा रहे हो, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट तो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो चीजें दी हुई है ना वो तुम्हें दिख नहीं रही। ठीक है, इधर देखेगा। अब उससे पूछ कि उसे लास्ट टर्म कैसे पता चला, तुमने लास्ट टर्म क्या लिया? जैसे 60.2 आया उसके लिए लास्ट टर्म तुमने क्या लिया? छोटी ये वाली 300 वाली की जो टर्म होगी ना वही आखिरी टर्म होगी। क्योंकि देख अगर इसका लास्ट टर्म निकालेगा इसका तो T300 निकालेगा T300। तो एक आपके पास कितना है, पहला पर 22 प्लस n-1 यानी कितना आ जाएगा 300 माइनस या n-1 लिख देते हैं, और d कितना बचे 35। और T300 जो आया वो सॉल्व होकर कितना है कोई बताएगा? पहले T300 निकाले। T300 कितना आ रहा है 1 प्लस n-1 यानी 299, और d कितना है इसका बच्चे 7। तो ये कितना आ रहा है 2094। ठीक है, अब ये 2094 ही आखिरी टर्म होगा। आखिरी टर्म हो सकता है किसका? इस वाले का, क्योंकि इसके बाद तो टर्म है ही नहीं ना, तो हम कॉमन निकालेंगे कहां से? इसकी जो आखिरी टर्म है वो कितनी है? कुछ अगर मान ले इसका हम निकाल लें P500 P डैश मान ले दे, P आ जाएगा 2 प्लस कितना 499 मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे 2497। ये 2497। एक बात बताइए, यहां तक हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, हमारा तो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो टर्म आएगा वो इसमें होगा, इसमें, यानी ये तो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? इससे छोटा हो सकता है या इसी के बराबर हो सकता है, अगर एक इसका मल्टीपल हो 22 प्लस n-1, यानी अगर यहां हम 2094 रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहां थोड़ी देर के लिए समझ कि आपके पास a कितना है बच्चे 22 प्लस n-1 और d की जगह कितना है, तो जब यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 92 82 और 72, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n-1 इज इक्वल 35। तो तुम्हें n-1 की वैल्यू 2072 डिवाइडेड बाय कितना दिखेगा 35, हाँ या ना बोल। तो यहां से n की वैल्यू तुम्हें जो दिख रही है सॉल्व होकर जो ये बोल रहा है वो 60.2 दिख रही है। कितनी दिख रही है? ये तो हो नहीं सकता 60.2, तो होना क्या है 60, होना क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू क्या होता है बच्चे नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू कितनी है आया। अब जैसे 60 आया लास्ट टर्म निकाल लेंगे, P60 तो निकालना 22 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी कितना लगा दिया 35, बोल कितना है बच्चे? हाँ, तो हम कॉमन नहीं है, हम देखना यहाँ 60.4 है तो हम बोले ना कि ये नहीं हो सकता 60। अच्छा ये और थोड़ा डिटेल में जाना, इससे छोटा होना चाहिए ऐसा समझ। अरे ठीक है लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। इक्वल टू भी लगा ले, बराबर भी हो सकता है, अगर बराबर आ जाएगा तो नहीं यार विश्वास हो गया, हम इंप्लाई देते हैं वैसे हमें बस वो अंदाजा लगाना था ना कि हम कितने तक जा सकते हैं। ये कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ ठीक है, क्लियर है, ये सॉल्व कर लेगा। मतलब इससे जो समझने वाली बात है वो समझ। इस क्वेश्चन में हम आपको क्या सिखाने की कोशिश की? इस क्वेश्चन में हम आपको सिखाने की कोशिश की कि 2 एपी हो और उसका कोई अगर हमें कॉमन टर्म ढूंढना हो तो एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका हमने आपको बताया, और उस एपी का अगर कुछ का कोई टर्म निकालना हो, ऐसे बोल दे कि हाँ कॉमन टर्म का एपी निकाले, उसका 10वां या 20वां या 50वां टर्म निकाले, तो उसके लिए डी निकालने के लिए कंसेप्ट होता है कि उस दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, उस रिजल्टेंट एपी का जो कॉमन डिफरेंस रहा होगा उस पहले और दूसरे एपी के डिफरेंस का क्या रहा होगा एलसीएम रहा। बस इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चल नोट कर फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है डिवाइड 32
into 4 parts which are in AP, which are in AP, such that the ratio of product of extreme, the ratio of product of extremes to the product of means is 7:15, 7:15। ठीक है, इसको ट्राई करें। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपने किया हो, एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है आरएसआईडी में। ठीक है, ट्राई करो, तब तक ये क्वेश्चन और इधर लिख लेते हो। Digits of positive integer having 3 digits are in AP and the sum is 50. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. First of 5. चल आया, क्या ये वाला सभी को समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब सभी को समझ में आता है। पहले तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 4 पार्ट्स जो रहे होंगे इसके, वो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। a + d, a + 3d, a - d और a - 3d रहा हो, हाँ या ना बोल। अब कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो जो है वो किस तरीके से दिया है। एक्सट्रीम का कहने का मतलब है कि a - 3d मल्टीप्लाइड बाई a + 3d डिवाइडेड बाई a - d मल्टीप्लाइड बाई a + d जो है वो 7/15 दिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो अगर हम यहाँ से कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, किस तरीके से लेने का कुछ उद्देश्य भी था, हमने आपको बताया था। अभी हमने आपको बोला था कि अभी ऐतराज नहीं है कि अगर हमें कोई 3 टर्म बोले थे a + d, a + 2d, हम ये भी ले सकते हैं। अगर हमें कोई 3 टर्म लेने को बोले एपी का, तो हम a + d और a + 2d ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? कांटे लगे हैं क्या इसमें? ले सकते हैं। लेकिन a - d और a + d ही क्यों लिया जाता है? ताकि जब दिन हम ऐड करें उस दिन वो 2 वेरिएबल किसमें रिड्यूस हो जाए और वहां से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। लेकिन जब अगर a + d और a + 2d को ऐड करेंगे तो 3a + 3d आ जाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन की जरूरत। लेकिन यहां जरूरत इसका सम कितने के बराबर है, यानी ये बात तो तय है कि a - d + a + 3d + a + d और +a - d 32 के बराबर है। तो जहां तक हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू 8 है, सॉरी 32 डिवाइड बाई कितना 4, 32 डिवाइड बाई 4, हाँ ठीक है। a की वैल्यू कितनी है बच्चे? 8। यानी जहां जहां a है वहां हम 8 डाल सकते हैं। और अगर सभी को दिख रहा हो कुछ अच्छी चीज है, तो क्या हम इसको a² - 9d² डिवाइड बाई a² - d² लिख दें और 7/15 लिख दें, तो किसी को ऐतराज? a - b a + b = a² और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर a की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो क्या हमें d निकल के दिखेगा क्या इसमें? कैसे? चल ठीक है, अच्छा है, गनीमत है कि दिख रहा है। हाँ
नहीं तो यही फंस जाते, रुक जाती सर आपने रख दिया, अभी भी डी दिख रहा है सर, अरे डी ही निकालना है पहले। ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइड बाई 64 माइनस डी स्क्वायर इजिकल टू 7/15। क्या सभी को दिख रहा है? क्या मल्टीप्लाई कर ले तो क्या सभी को दिख रहा है? 64 इंटू 15 माइनस 15 नवा 35 डी स्क्वायर इजिकल टू 64 इंटू 7 माइनस 7 डी स्क्वायर। हाँ या ना बोलेगा? ठीक है ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अगले स्टेप पे क्या करने वाले हैं हम, इसको इधर ले जाए तो 135 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 135 में से 7 जाएगा 128। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ तो ये 128 डी स्क्वायर आएगा। बोला आया? अच्छा इसको इधर लेके गए हैं तो इसको इधर लेने आने वाले हैं हम, यानी 64 को हम कॉमन करने वाले हैं, 15 माइनस करने वाले हैं। हाँ हम ऐसे ही करते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई में ही आनंद ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 128 डी स्क्वायर इक्वल टू हम लिखने वाले हैं 64 इंटू कितना, तो हम डी स्क्वायर की वैल्यू लिखने वाले हैं 64 इंटू 8 डिवाइड बाई 128। हाँ या ना बोल? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 64 ले। अब इसमें मत उलझ जाना कोई, ठीक है? हाँ ये इसीलिए लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 64 है दोनों साइड है, रुक के रख, यही से रुक के रख। यही चीज सीखा था हमने 10th के मेंसुरेशन में कि पाई की वैल्यू नहीं पुट करने का, रहने देने का, उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है तो यहां से डी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? +-2। डी की वैल्यू कितनी दिख रही है? हाँ दोनों लेना पड़ेगा, डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी में कोई एतराज नहीं है। यानी जैसे पॉजिटिव निगेटिव लिया, अगर डी हमने पॉजिटिव लिया तो क्या लिया? ए कितना आया हमारे पास? 4 आया। कितना आया? ए कितना आया? 8 आया, सॉरी। तो यहां आ जाएगा 8, डायरेक्ट लिखेंगे 8 और 3 टू 6, 8 माइनस 6 कितना है? 2। हाँ या ना बोल? अगला टर्म 8 इधर दिया था, सॉरी, ए माइनस डी, बोल ए माइनस डी कितना? हाँ जल्दी, अरे पगले ए भी नहीं दिख रहा। अरे ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू +2 लिया हमने, तो 8 माइनस 2 6 होता है। आंख से अंधे नाम नहीं सुख। अगला ए की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू किस 8 है, डी की वैल्यू 2 है, कितना हो गया? और इतनी बात तो अब नहीं दिख रही है क्या कि यहाँ 14 होना चाहिए, 4 का गैप है। चल दूसरा वाला क्या आएगा? दिमाग नहीं लगाने का, 14 10 6 और 2 आएगा, उल्टा आएगा। क्या आएगा? उल्टा है। यानी जो रिक्वायर्ड एपी है वो 2 6 10 14 हो सकता है, या फिर 14 10 6 2 हो सकता है। बोल आया? कोई दिक्कत वाली बात है? चल इस पे आ जाए। अब इस क्वेश्चन को समझ, बचपन की यादें ताजा करेंगी, लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ा हो, क्वाड्रेटिक पढ़ा हो, इस तरीके की चीजें, नंबर रिवर्स हो रहा है कुछ ऐसा। ठीक है थोड़ा ध्यान लगा ले जल्दी से फटाफट, और बता कुछ हो सकता है तुम्हें अगर समझ आ रहा हो। देख अगर बेसिक अच्छा नहीं है ना, बचपन का हो, अबाकस रूल पढ़ता है, अबाकस रूल नहीं पढ़ा तो मैं 3rd 4th में नहीं पढ़ा हूँ, कंप्यूटर में ऐसे एडिशन को सिखाया जा रहा है, 2 कुंटी डाल के। चीजें तुम लोग को याद नहीं रहती है बचपन में, क्या खुराफाती की है तुम लोग, ये याद नहीं रहता या पढ़ा ही नहीं बचपन में? पढ़ा ही नहीं। सही बात निकल गई सर, जवान से सर गलती से। क्या यूनिट मतलब 3 डिजिट बनाने सभी को आता है? कैसे बनाते हो 3 डिजिट?
अच्छा ठीक है, 3 डिजिट चल जो बताया वो पहले लिख लेते हैं कि आपने मान लिया a माइनस डी और a प्लस डी, ये 3 डिजिट माना। अच्छा एक और चीज देख लेना, इसका सम जो है कितना है बच्चे 15 है, यानी यहाँ से 3a = 15 आ रहा है, a की वैल्यू आपको 5 दिखेगी, हाँ है ना। चल छोड़ दे। अब जो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना वो कैसे बनाओगे? 3 डिजिट का नंबर, अच्छा मान लो 123 बनाना है, कैसे बनता है 123? मजा आ गया हमें तो। 123 को कैसे लिखते हो? 123 कैसे बना? 1 2 3 ऐसे नहीं, 123 कैसे बना? हाँ कैसे बना? 100 into 1, 2 into 10 and 3 into बेटा ये बहुत दूर तक ले जाता है। लोग बोलते हैं सर जेई टफ है, नहीं टफ नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। अब बच्चे को क्या नहीं बनाने आ रहा? 3 डिजिट वाला वर्ड बनाने नहीं आ रहा उसको, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ से 3 डिजिट कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, a माइनस डी को मल्टीप्लाई करेगा किससे? प्लस a को मल्टीप्लाई करेगा किससे? और प्लस a प्लस डी ऐसे ही रखेगा। अब a जो बनेगा ना वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। जो यहां से देखेगा तो 100a और 10a, 110 और 111 बोल आया, 111 है ना। और यहां देख माइनस 100d और प्लस का d, माइनस का 99d। क्या ये बात समझ में आई? ये बना नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है जो किससे मिलके बना है? a माइनस डी a और a प्लस। अब अगर इस नंबर को रिवर्स कर दे, क्या कर दे? तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 था, 3 2 1 हो गया सर। यहां रिवर्स करोगे तो क्या लिख दोगे? उल्टा नहीं, रिवर्स जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा समझ, क्या बनेगा? ये रिवर्स नंबर कैसे बनता है समझ में आ रहा है ना? यूनिट प्लस 10 प्लस बन जाए, समझ रहा? उल्टा, यानी अब ये जो a प्लस डी है वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस a तो 10 a ही रहेगा, और a माइनस डी जो है वो चुपचाप अकेले बैठा रहेगा, हाँ या ना। यहां से देख 100a प्लस 10a प्लस a, अभी 111 यही आ रहा है, हाँ या ना बोल। यहां से अब 100d प्लस का 99d, क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसमें और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, कि जो रिवर्स वाला जो नंबर है, कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। 594 लेस देन, तो जो नंबर आपको रिवर्स करके मिला है वो क्या है? 111 a प्लस का 99 है। ये जो नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर मिला 111 माइनस कितना, उससे कितना कम है? अरे आया, कोई दिक्कत है तो यहां से क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। तो यहां से जब इस साइड लेके आए, डी हमें नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, डी उल्टा ले लिया क्या? हाँ? क्या बोल रहा है? एक सेकंड, जहां कुछ एक सेकंड। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 500, जो नंबर रिवर्स करने से, जो नंबर रिवर्स करके मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है? ओरिजिनल नंबर से इधर, ओके हाँ हाँ सॉरी सॉरी, काम कर प्लस कर, ठीक है यही खत्म कर। तो यहां से आपके पास कितना आ जा रहा है? 198, हाँ या ना बोल। d इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 594, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ रही है? 594 डिवाइड बाई 198, जा रहा है क्या? 3 से, कितने से देख सकता है? 3 से जा रहा है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू 3 और a की वैल्यू, नंबर निकाल ले, नंबर निकाल ले, कितना आ रहा है? a की वैल्यू 5 है, तो एक नंबर आ रहा है 5। नंबर कैसे बनाएगा? याद a की वैल्यू कितनी है? 5, और d कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? अच्छा यहां कितना रखेगा? प्लस का 5 × 10 कितना? 50, और फिर प्लस का 2
ए कितना है 5 और ए कितना था 3, 8, कितना हो जाएगा 8, यानी 258 कितना आ जाएगा। इसका उल्टा कर कितना आ जाएगा, क्या दोनों के बीच का क्या 594 है? हाँ बिल्कुल सही है। चेक करने का तरीका बोल आया। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेगा, जैसे हमने जो टर्म्स माने हैं वो पहले a प्लस डी माना, a माइनस डी माना है और e माना है। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा हमने टेक्निकली रॉन्ग किया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्निकली रॉन्ग ये किया है कि 100 प्लेस वाला डिजिट तो हमेशा बड़ा होगा ना, 100 प्लेस वाला डिजिट हमेशा, तो इसको हमें ऐसे रखना चाहिए और यहाँ a माइनस डी रखना चाहिए। समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है? 100 प्लेस वाला डिजिट बड़ा होगा ना, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? समझ में आ रहा है? तो इसको वैसे फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक यहाँ 258 आ रहा है, उससे क्या आएगा 852 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा सेम ही, अगर आंसर नहीं मैच हो तब का है। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि जो टेंस वाला डिजिट रहे वो हमेशा यूनिट प्लेस से छोटा ही रहे, जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 रहे और जो यूनिट प्लेस पे बैठा है वो 8 रहे, बड़ा है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ उस तरीके से भी देख सकता है। तब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस कितना आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ a प्लस डी हो जाएगा, ए सही, हाँ सॉरी ए, यहाँ a माइनस डी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे a प्लस डी, ए आपके पास कितना आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप a रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस 594 आएगा। ठीक है, नहीं ये तो प्लस ही रहेगा। रुक जा 111, ये कौन सा नंबर है? ओरिजिनल रिवर्स वाला कितना है यार? ओरिजिनल वाला जो है इससे कितना है, 594 छोटा है। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर जो है 258 की जगह कितना आ जाएगा 852, क्योंकि उल्टा माना, कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों हमने आपको बता दिया। यहाँ पे डी नेगेटिव आ रहा है, ए वाला माइनस होगा ना यहाँ पे, फिर इसको इधर ए वाला माइनस होगा क्योंकि उल्टा ले रहा है ना। अब ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ए वाला ओरिजिनल नंबर है, इसमें से हमने अब 594 क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ए ओरिजिनल नंबर में से 594 अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। उसमें हमने क्या किया था, घटाया था क्योंकि उल्टा लिया था, तब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा। अब जो ऑप्शन मैच हो जाए वही है, वैसे आएगा नहीं, इसमें हमें कंसेप्ट बताना था इसलिए लेके जा रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा इसका क्वेश्चन किस में आएगा, ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है आया हुआ है, लेकिन सम में आया। किस में आया? सम में। बता रहा है सम में किस तरीके से डील हुआ। ये तो आपका भी यूनिट टर्म में जा रहा है, अभी सम के क्वेश्चन नहीं करेंगे। कितना देर लगेगा नोट करने में? 2 मिनट, 3 मिनट? कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे, क्योंकि हमारी इच्छा है ना कि हम किसको मानना चाहें, हम इसको ना मान के इसको मान ले, यूनिट प्लेस पे कुछ भी मान सकते हैं, हमारी इच्छा, हम इसको बदल भी सकते हैं, हम अपने सहूलियत के अनुसार इसको बीच में रखे हैं ना, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे, हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर वैरी करेगा, हाँ 2 ही आंसर आ सकता है, या तो 258 या तो 850, दोनों सही है, दोनों। और जब आपके पास ऑप्शन देगा तो ये दोनों ही देगा, चिंता करने की बात नहीं। लेकिन एक बात और है कि अगर ओरिजिनल नंबर छोटा रहेगा, जैसे थोड़ा सा सोचना कि ये 258 आया ओरिजिनल नंबर, तो जो नंबर रिवर्स करके आएगा उससे क्या ओरिजिनल नंबर 594 छोटा है? हाँ ये भी बात सही है। जैसे ये नंबर आपके पास 258 आया और जो रिवर्स करके आया वो 852 आया, तो कह रहा है जो ओरिजिनल नंबर है वो अपने रिवर्स से कितना छोटा है, नहीं उल्टा बोल रहा है, रिवर्स नंबर जो है वो अपने ओरिजिनल से कितना छोटा है 594। रिवर्स नंबर कितना है 852, वो अपने ओरिजिनल से कितना छोटा होना चाहिए 594। इसीलिए हमने इसको बदला है कि इसको ले लो ओरिजिनल नंबर 852 और इसका जब रिवर्स निकालोगे 258 आएगा, जो अपने ओरिजिनल से कितना छोटा होगा 594। तो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट मैच कर लेना, अगर ऐसा आता है तो आएगा नहीं। ठीक है, मिटा ले। हाँ केवल अगर नंबर पूछा ना तो दोनों रहेगा, तो दोनों ही रहेगा, एक ही ऑप्शन में रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कॉमन लगा एक ही में रहेगा, या फिर मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक ही में रहेगा, जैसे होता है। अरे हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि अभी तुमने एक एपी निकाला ना जिसमें वो तुम्हें 2 फिर उसके बाद 6 उसके बाद 10 उसके बाद 14 आया, 14 उल्टा भी तो सही था, तो या तो एक ही देगा या फिर अगर दोनों देगा तो
कॉमा लगा के देगा, या फिर वो मल्टीपल करेक्ट होगा। समझ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलती कर ले कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो बहुत खतरनाक चीज है। चलो सम पे फटाफट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान आसान तो कर ही दोगे। मीन वाले करा दें, हमें एक क्वेश्चन चाहिए जो इसमें मिल नहीं रहा है, कहां से ढूंढ के लेके आए समझ नहीं आ रहा। चल एक छोटा सा क्वेश्चन सम का करा देते हैं बेसिक एग्जांपल के लिए। फाइंड द सम ऑफ all three digits natural number, all three digits natural number which are divisible by 7, which are divisible by 7। उम्मीद करते हैं सभी को क्लिक कर गया होगा। 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 7, 7 से 3 डिजिट नंबर पहला तो डिविजिबल हो रहा है, जल्दी बताओ। 15 7 75 105 105 is the first 3 digit number which are divisible by 7। तो अगला क्या रहा होगा, एंड सो ऑन ऐसे रहा होगा। 3 डिजिट्स नंबर है मतलब हमें 999 तक जाना है। कहां तक जाना है? 999 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कितना है उतना घटा ले। हाँ तो बता क्या आने वाला है लास्ट डिजिट जो 7 से डिविजिबल है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता, ये 999 है, इसको 7 से डिवाइड करेगा तो 7 से डिवाइड करने पे कितना टाइम जा रहा है? 7 एकम 7, 2 9 7 चौका 28, 1 9 7 दूना कितना रिमाइंडर है? 5। अब चेक कर थोड़ा, 995 डिविजिबल है क्या या 994 डिविजिबल है? ये दिमाग तो लगा, 5 तो हो ही नहीं सकता। 99 तो जितना रिमाइंडर है ना उतना घटा ले। 999 आपका लास्ट 3 डिजिट है, डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना है? 5 घटा ले, 7 9 94 हो गया। ये सब छोड़, ये 11th का नहीं है, ये 6ठी या 7वीं कक्षा का है। नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, ये अभी का थोड़ी है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा बच्चे? 994। कोई दिक्कत? हमें इसका सम निकालना है, लगा दे डायरेक्ट। n चाहिए? हाँ n चाहिए, कोई बताएगा? 994 इज इक्वल टू A105 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ गया? 7। 889। हाँ या ना बोल, सही लिखा क्या? डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n की वैल्यू कोई बताएगा? 7 एकम 7, 1 8 7 दूना 14 7 7 49। सही लिखा क्या? 128। गति ज्यादा तेज होगी तो बोल देना, तेज है नहीं? हाँ ठीक है, डरा के पूछ रहे हैं सर। 7 एकम 7, 1 पे आया 8, 7 दूना 14 कैरी हुआ 4, 4 पे आया 9, 7 7 49। टेबल याद कर, टेबल। अगली क्लास में हम सभी से 20 तक का टेबल सुनेंगे। और ये मत बोला कि सर 15 याद है, 20 याद है, 16 17 18 याद नहीं है। हाँ उतना सभी को याद है, 15 सभी को याद है, 20 सभी को याद है। जो नहीं याद है वो 13 14 16 17 18 और 19। अगली क्लास में टेबल याद करके आएगा। n की वैल्यू 128 है क्या? सम लगा ले। Sn इक्वल टू n की वैल्यू 128 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? 2। a की वैल्यू कितनी है? 105 और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। हाँ या ना बोल, कैलकुलेट करने का। a प्लस n लगा दिया, क्या लगा दिया है तो क्यों लगाना 2a प्लस n माइनस 1, जब है फॉर्मूला तो लगा ले। चल अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ दिस 300 टर्म्स फाइंड द आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, इसमें प्रूफ करने को पूछा, हम आपको बता देते हैं कि कोई भी एपी का सम किसका? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्या आता है? यानी कहीं पे दिया है कि कोई सीक्वेंस है और उसके सम की वैल्यू जो है, यानी सम का जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है an² प्लस bn के फॉर्म में। an² प्लस, तो हमेशा किसका सम रहा होगा? एपी का। हमेशा एपी के सम का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनता है? किसमें? n में। देख सकता है ना, फॉर्मूला लगा के देख ले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू n है ना अंदर, और n से मल्टीप्लाई होकर क्या आया होगा? n² तो आया ही होगा।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम का एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, सॉरी एपी के सम का एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम उसको नहीं करा रहे हैं, हम थोड़ा अलग चल रहे हैं। हाँ, अभी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देगा आप इस पे। कह रहा है कि इफ द सीक्वेंस आपके पास है A1, A2, ठीक है, एंड सो ऑन AN फॉर्म्स एन AP, ये आपका अगर AP बना है तो कह रहा है देन प्रूव दैट, ये प्रूव दैट है, लेकिन इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सीरीज में इस्तेमाल होगा। कहां इस्तेमाल होगा, सीरीज में। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस सो ऑन A2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर, ये जो है ना वो सॉल्व हो क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। बहुत आसान सा रिजल्ट है, ये तो याद ही रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस है, और जो बीच वाला है वो कितना है, n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 है। ये देखना, ये बार बार तुम्हें सीरीज में मिलेगा कि किसी का स्क्वायर जो है ना और उसका जो अगले का टर्म का जो स्क्वायर है वो सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वहां कैसे सॉल्व करेंगे हम वो भी बता देते हैं। वहां करने का तरीका क्या होता है कि जितने सम वाले हैं उसको एक साथ रख, और जितने माइनस वाले हैं उसको, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको पूरा एक्सप्रेशन बना दे और दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा तो चल बताएंगे, तो लेंदी पड़ता है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहे तो ये 30 सेकंड में सॉल्व, समझ में आ रहा, लेकिन हम इसको बता रहे हैं कि कैसे याद। अब अगर यहां पे ध्यान देखिए, अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस सभी को दिख रहा है। इसका अगर कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो सभी को पता है कि A2 माइनस A1। अच्छा, अगर यही से हम थोड़ी देर के लिए माइनस डी पूछ लें तो A1 माइनस A2 होगा। हम थोड़ा दूरगामी बन रहा है, माइनस डी क्यों निकाला अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। लेकिन ये बात अगर ध्यान से देख तो इस एक्सप्रेशन को तुम क्या लिख सकते हो, A1 माइनस A2 A1 प्लस A2, सोच ले। और अगले एक्सप्रेशन को तुम लिख सकते हो A3 माइनस A4 और A3 प्लस, लास्ट वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हो A2n माइनस 1 माइनस A21 और मल्टीप्लाइड बाई A2n माइनस 1 प्लस A2n। बोल आया। अब अगर यहां ध्यान से देख, इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, चल ठीक है। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहां देख A1 है, यहां भी A1 है, ये है ना A1, इसी को तो लिखा है। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं। ध्यान से देख, ऊपर कुछ रिजल्ट लिखा है, यहां से कोई चीज जो तुम्हें दिख रही हो, कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें। कहाँ कट कर रहे, तो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में थोड़ी है कि तुम्हें लग रहा है कि सर ये वाला इसको कट कर देगा। हम पूछ रहे कुछ कॉमन हो रहा है, A1 यहां से कॉमन हो रहा है, तो फिर यहाँ कहाँ है, कुछ कॉमन हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है। EVD है, EVD सॉरी अगला वाला VD, ये सब माइनस डी है। ये सब क्या है, बार बार बोल रहा है कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कुछ कॉमन हो रहा है, दिख ही नहीं रहा। ये हर जगह देखिए माइनस डी है, क्या है, EV कितना है, EV कितना है भैया, यानी यहां से कॉमन हो रहा है माइनस डी। क्या कॉमन हो रहा है, तो यहां क्या बच रहा है, यहां क्या बच रहा है, एंड सो ऑन, यहां क्या बच रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या इसका सम सभी को पता है कि ये अगर AP है तो इसका सम क्या होता है? अभी बताया, SN इक्वल टू कितना होता है, n/2 A प्लस L, डायरेक्ट लिख दे। तो यहां पे अगर लगाएं तो ये माइनस डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, बताए भैया नंबर ऑफ टर्म्स 2n/2, हाँ या ना बोल।
अरे n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n है n/2 ब्रैकेट के अंदर a के जगह कितना रखेंगे a1 और प्लस d के जगह कितना रखेंगे 2n। क्या ये बात समझ में आ रही? तो क्या इस 2 से इस 2 को काट ले तो अब जो एक्सप्रेशन है तुम्हें दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस dn क्या दिख रहा है और यहां दिख रहा है a1 प्लस का a2n आया ना बोल। लेकिन जब तुम यहां देखोगे तो सर यहां तो कहीं है ही नहीं d हटाना है d कैसे हटाएंगे d? अब a2 माइनस a1 लिख सकते हैं क्या तो उससे कोई फायदा होगा क्या? फिर समझने वाली बात है कि हमें a1 स्क्वायर माइनस a2n का होल स्क्वायर चाहिए। हाँ हटा सकते हैं क्या? तो क्या जो चाहिए वो हमें मिल के आएगा क्या? नहीं यार तो कैसे आएगा फिर? सोच नहीं दिख रहा है। कभी कभी कोई चीजें दिखने के बाद तो समझ में आनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा सामने लिखा है अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना? ठीक है हाँ चल बोल। फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म का सम इक्वल होता है सेकंड हाफ का सेकंड के। बचपन में ही सिखाया जाता है किसी चीजों को पहले आसानी से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर। यहां तुम्हें a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए ना यार? तुम्हारे पास a1 प्लस a2 है इसको लाने के लिए क्या a1 माइनस a2n नहीं लिख सकते? तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। क्या वाली चीज आ गई इतनी। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ऐसा दिख रहा है इधर लिख रहा है ये दिख रहा है माइनस dn डिवाइडेड बाई कितना बच्चे a1 माइनस a2n और यहां तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें अब दिख रहा है या ना? अब फिर बात रही d को हटाने की। अब सोच d कैसे हटाएगा? अब सोच देखिए सब बेसिक चीजें अगर आप एनसीईआरटी में नहीं किया ना एनसीईआरटी इसीलिए चीजें हो रही है। 11th में भी एनसीईआरटी नहीं किया है हमें पता है उतना ही किया जितना स्कूल में पूछा जाना था। ये नई चीज नहीं है हटाया है तुम्ही ने हटाया तुम्हें दिख नहीं रहा ये हम नई चीज नहीं बता रहे। देख कैसे होगा चल अब समझ नहीं गए डी। अब एक बात बता मुझे डी की बात हमें नहीं पता ना फिलहाल। चल ठीक है थोड़ी देर के लिए समझना कि यहाँ पे इस माइनस को हटा ले ठीक है। डी अगर तुम्हें अगर an की बात करें यानी a2n या लास्ट टर्म की बात करें किसकी तो हमारे पास लास्ट टर्म a2n है फर्स्ट टर्म a1 है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n है -1 इंटू d -1 इंटू क्या d की वैल्यू निकल सकती है? बस दिखी तो नहीं रहा। जैसे यहां हम जो बोल रहे हैं वो समझिए कि आपके पास tn है ना तो tn कितना है आपके पास a2n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 2n माइनस और d आया। ध्यान से देखना ये कितना दिख रहा है a2n माइनस a1 दिख रहा है क्या जो नीचे है? नहीं करेगा क्या कैंसिल? और ध्यान से देख तो इसको डिवाइड बाई कितना लिखेगा इज इक्वल टू कितना आया? दिखा d नहीं दिखा यानी ये d पूरी वैल्यू है जो यहां पुट करेगा तो यहां थोड़ा एक स्टेप इसको आगे लेके चला जा तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई a2n माइनस a1 आया माइनस हटाया और d की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करें जो कि कितना आ रहा है a की पावर 2n माइनस कितना a1 डिवाइडेड बाई कितना 2n माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना बैठा a1 माइनस a2n स्क्वायर। हाँ या ना बोल। क्या अभी इसको काटा क्या जो तुम्हें चाहिए वही प्रूफ हुआ? इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या सिखाया जो चीजें आप भूल गए ऑब्जर्व करना सिखाया कि कोई चीज अगर मिसिंग है तो किस तरीके से उसको ढूंढ के लेके आना उतने ही इंफॉर्मेशन में। क्या हमें डी पहली बार निकाल रहे हैं? नहीं अभी निकाला था अर्थमेटिक मीन में अभी यही काम किया था। ध्यान से देख ये अलग काम किया क्या? यही तो काम किया था b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1 नहीं किया था क्या? यही किया था दिखा नहीं अभी तक। समझ रहा है? देख तुम अगर सोच रहे हो कि हम तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बताएं कि सम ऑफ 8 टर्म्स इतना है सम ऑफ 6 टर्म्स इतना है तो फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन नहीं बताएं भूल जाए। वो सबको आता है कि भैया दो लीनियर इक्वेशन लगा एलिमिनेशन मेथड लगाया a की वैल्यू निकाला पुट कर दिया d की वैल्यू वो आता है। वो नहीं बताने वाले वो घर से कर वो हम नहीं बताने वाले। वो इतना वो सब किसको नहीं आता है? तुम्हें नहीं पता कि सम ऑफ 5 टर्म्स दिया तो एक एक्सप्रेशन बनेगा
फिर सम ऑफ टेंस टर्म दिया तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, वहां से हम दो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसकी उम्मीद ना कर, उतना आसान नहीं करेगा। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट, एसी ऑन करेगा। इसीलिए स्लो चल रहे हैं ना, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाने नहीं आता। ठीक है, बेटालिए बस 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं इसके अर्थमेटिक मीन के, और एक क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा है अभी, हम उसको अगली क्लास में कोशिश करेंगे कवर करने का। चाहे उसको पीवाईक्यू कराएंगे तो वही करा देंगे, पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन के 2 क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपके पास बिटवीन 1 and 31, बिटवीन 1 and 31 inserted m arithmetic mean, inserted m arithmetic mean so that the ratio of 7th and m minus 1 means is 5:9. Find value of m. Find the value of m. इसको नोट करें और सोचे 2 मिनट, तब तक हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। For what value of n, comma a n plus 1 plus b n plus 1 divided by a n plus का b n is the arithmetic mean between a and b. a n plus 1 plus b n plus 1 divided by n plus b n multiplied a and b. चल ध्यान देंगे इधर। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन आपके पास पहला टर्म क्या है, हम एक बार दिखा दें इसको, 1 है, और दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, और इसके बीच में कितने डाल सकते हैं हम, m डाल सकते हैं, a2 and so on कितना, am डाल सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 7th और m-1 अर्थमेटिक मीन के जो रेशियो 5/n है, तो हमें m की वैल्यू बता दो। क्या बता दो? तो सबसे पहले तो हमें 7th टर्म निकालना पड़ेगा, और 7th टर्म क्या होगा, a plus 7d होगा, a plus हाँ a plus 6d, जो कि गलत है। a7 अर्थमेटिक मीन है, आप फॉर्मूला देख, a7 को हमने लिखा था a plus 7d। जब देखना पहला a1 निकाला था तो a plus d लिखा था, a2 निकाला था तो a plus 2d लिखा था, और a3 निकाला था तो a plus, क्यों? क्योंकि a तो पहले बैठा ना एक टर्म अकेले 1, नहीं कॉपी ले, नहीं जाए, अभी भी नहीं आया। अरे सुन इधर दे, यहां से जाएगा तो बीच में यहाँ कहीं ये 7 होगा। ये कौन सा टर्म है, 8वां टर्म है, कौन सा टर्म है, अरे यही तो खेल है इसका। हाँ, अगर बोलता कि 7वें टर्म का रेशियो बताओ, किसका, तो 7वां टर्म यहाँ a6 होता, क्या होता, बोला नहीं, 7वां अर्थमेटिक मीन, 7वां, और m-1 अर्थमेटिक मीन, ना कि टर्म। टर्म देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, टर्म देगा तो क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि इंसर्टेड m सो दैट द रेशियो ऑफ 7th and mth टर्म्स, क्या दे दे, यहाँ क्या दिया है, मीन्स, यहाँ क्या दिया है, और यहाँ दे दे अगर टर्म्स, क्या दे दे, तो 7th टर्म का मतलब होगा 6th वाला मीन। क्या समझ पा रहा है, दोनों में फर्क क्लियर है? यानी अगर यहाँ a7 निकालेगा तो a plus 7d होगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, d, क्या निकालना पड़ेगा, और जहां तक मुझे फॉर्मूला अभी दिखा है तो याद है, d b minus 1 divided by n plus 1 आया ना। तो b कितना है भैया, कितना नहीं पता, n plus 1, तो हमारे पास यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई, 30 divided by n plus, यहाँ m है ना, सॉरी यहाँ m के टर्म में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, m plus 1, क्या लिखेंगे, m के टर्म में है ना,
अरे समझ रहा है, एम के सामने है, ऐसे मत देखो शक भरी निगाहों से। ए ठीक है, डी निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं A7। क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 + 30 × 7 डिवाइड बाई m+1। उम्मीद है समझ आए, कोई दिक्कत? उसी तरीके से अब हम निकाल रहे हैं AM-1। क्या निकाल रहे हैं? 1 + 30 मल्टीप्लाइड बाई m-1 डिवाइड बाई m+1। उम्मीद है समझ में आए, ठीक है। हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा संभाल के लिख रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो सभी को दिखेगा m+1 प्लस का 210, हाँ या ना? डिवाइड बाई m+1। बोल आया? आया? और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये दिखेगा m+1 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई m- डिवाइडेड बाई इक्वल टू 5/, हाँ या ना? बोल। जब यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये तुम्हें जो दिख रहा है वो दिख रहा है m+211। बोल आया? और यहाँ से ये दिख रहा है 30m और m 31m और 1 और -30 माइनस का 29 इक्वल टू 5/9। बोल आया? गलत किया? सही किया? ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है सभी को? ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ रहा है 9m। ठीक है, कितना आ रहा है? 9m प्लस का 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, हाँ या ना? इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 m, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 9 × 5 = 45 और 5 दूना 10 तक 14। ठीक है। अच्छा, अब एक साथ लेके आना है तो इसको हम उधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, हाँ या ना? तो 155 और 9 कितना हो गया? 164m, हाँ या ना? इक्वल टू 1899 में 100 ऐड किया, 1999 में 1 ऐड कर दिया, 2000 2044 2044। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई वो आ गई 2044 डिवाइड बाई 164। एक बार तो गया 164, 40 + 44 कितना आ गया? हाँ, ये कैंसिल आउट होना चाहिए एग्जैक्टली। माइनस किधर? ये 145 नेगेटिव में इधर जाएगा तो प्लस होगा, इसको इधर लेके गया है। एक सेकंड, हाँ गलत हो गया, रुक जा, सही बोल रहा है। ये आपके पास आना चाहिए 155m में से -9m हो गया, 155 में से 10 गया, कितना आ गया? 145, 146, 146 कितना आ जाएगा? 146। और इधर लेके आए 2044 तो यहाँ 146 आएगा। कितने टाइम चला चाहिए? 14 टाइम्स चला जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 14। बोल आया? हाँ सही है। हाँ भैया, जनरल कैलकुलेशन हिंदी है लेकिन इफेक्टिव है। आप इंग्लिश में रहो, हमें क्या? बच्चे कभी कभी हंसते लगते सर क्या बोल रहे हो, मगर कोई बात नहीं, तुम अपने तरीके से करो, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा इफेक्टिव है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझेगा इसको थोड़ा सा। ये कह रहा है कि n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो नंबर दिया है ना, ये अर्थमेटिक मीन है। किसके बीच का? a और b के बीच का। किसके बीच का? a और, अर्थमेटिक मीन है a और। तो पहले तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लें। अर्थमेटिक मीन 3 ही नंबर है। कितने नंबर है? तो तुम जानते हो कि इसके बीच ये नंबर है, ये अर्थमेटिक मीन अगर है, क्या है? नहीं, ये क्वेश्चन क्या है ना, फॉर व्हाट वैल्यू दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड, मतलब ये अगर a है और b है तो बीच में एक टर्म a बैठा है, आया ना? और इस a की वैल्यू इतनी है। तो अभी हमने तुम्हें बताया था अभी 3 टर्म के लिए कि बीच वाला टर्म का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी के सम के बराबर है, ऐसा है। ठीक है, अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो ये बात तो तय है कि a + b डिवाइडेड बाई 2 यही अर्थमेटिक मीन है। यही अर्थमेटिक a कितने के बराबर दिया? सोचो, दिया है, यही अर्थमेटिक मीन दिया है। और अर्थमेटिक मीन कितना होता है a और b के बीच में? नहीं जानता तो जान लिए, a b है तो a की वैल्यू कितनी आती है? और यही अर्थमेटिक मीन ने दिया है। अरे आया, सॉल्व कैसे कर? फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले।
फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी में भी है, जीपी में भी है। सेम क्वेश्चन जीपी के लिए भी है, एक इसके लिए एपी के लिए, और सेम क्वेश्चन किसके लिए, सेम, वहां भी एन का वैल्यू ही निकालना, अलग नहीं। बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपका जज होता है क्लास 8वीं का चैप्टर नंबर एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, यानी हम कह रहे हैं कि a प्लस बी को तुम मल्टीप्लाई कर दो a n प्लस बी की पावर n से, हाँ या ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2a n प्लस 1 प्लस का 2b n प्लस 1 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब समझो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a n प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a b की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो b a की पावर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो b की पावर n प्लस, इज इक्वल टू, तुम्हें इधर दिख रहा है 2a n प्लस 1 प्लस का 2b n प्लस। अब बस यहाँ मुझे ये बता दो कि किसको किसके साथ रखना है, बस इतना बता दो, काम खत्म। हाँ, इतना बता दोगे काम खत्म हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हो अभी थोड़ा, इस साइड इसको लेके चल जाओ, इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a b n प्लस का a b की पावर, सॉरी a n की पावर b, ऐसा लिख सकता है, इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चला गया तो a n प्लस 1 हो गया, और इसको इधर लेके चला गया तो b n प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक बार घट गया, ठीक, ये 2 है, एक गया तो माइनस हो गया, ये 2 है, एक गया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब मुझे बस इतना बता दो कि इसमें किसको किसके साथ है, हमें बस इतना जानना है, क्योंकि किसी ना किसी को हमें n की वैल्यू लेके आनी है, किसकी। अब बस इसके आगे का रास्ता में बता दो कि इसको पेयरिंग करनी है, यानी हमें इसको इसमें से किसी एक के साथ रखना है, और इसको इसमें से किसी एक के साथ रखना है। अब किसके साथ कौन बैठेगा, बस इतना बता दो। किसके साथ? अच्छा, पहले उल्टा लिखना चाहते हैं, चल a n प्लस 1, इसके साथ क्या बैठेगा बता। a n b, ऐसा, हाँ, इसको इस साइड लेके गए। ठीक है, तो यहां जो बचेगा वो बचेगा a b n और माइनस का b n प्लस 1, ऐसा। एक सेकंड रुक जा, इसको ये इधर छोड़ा तो हमने इसको इधर लेके गए, अब इसको इधर छोड़ा तो इसको इधर लेके आए, सही लिखा है। अगर आपने बोला जो हमने वो लिखा, अब एक बार सोच ले कि क्या तुमने जो हमारे बोर्ड पे लिखवाया वो सही लिखवाया, क्या इससे काम बन जाएगा। बस एक ही चीज चेक होगी यहाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस एक ही चीज। यहाँ एपी का प्रॉब्लम ही नहीं रहा, एपी का प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गया। जल्दी, हाँ हो जाएगा, चल ठीक है। हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है, ए एन कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी, ए एन कॉमन करेंगे तो ए माइनस, और इसमें से अगर हम बी एन कॉमन करेंगे तो ए माइनस, सोच ले। अब जिसको एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आता उसका कोई इलाज, यहां से ए एन प्लस 1 मतलब ए एन डॉट ए है, क्या है, डॉट, जो कॉमन हो गया तो यहाँ ए बचा, और यहाँ ए बी एन में से हमने बी की पावर एन कॉमन कर लिया तो ए बचा, और यहाँ क्या दोनों तरफ ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। हाँ, काटना मत, काटना मत, बस इतना जानते हो कि अब तुम इसको a बाई बी की पावर n जो है उसको तुम 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो बताओ n की वैल्यू कितनी, 0। क्या है, सही पकड़े। कैसे सर, a बाई बी की पावर n है, पहले बता चुके हैं, तो a बाई बी की पावर कितनी है, 0। कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, बोलाया। कोई दिक्कत है, क्लियर है। एपी की बेसिक कंसेप्ट हुई समाप्त। बेसिक मतलब इससे अब हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को डील करने में सक्षम है जो केवल एपी पे बेस्ड है, जो कि होगा नहीं। तो हम अब मिक्स कैसे कर सकते हैं बाकी आगे जाके वो देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट और अगला शुरू करेंगे जी।